वेलकम टू योर चैनल वी द होपफुल सीएससी एस्पिरेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारी पिछली जो सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, और आई एम सॉरी कि मैंने बोला था कि एमसीक्यूज़ वीडियो आएगी, लेकिन अब तक आई नहीं है। वो आ जाएगी थोड़े दिन में, इसी हफ्ते में आ जाएगी वो वीडियो भी। और आज ना हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं, और ये करंट अफेयर्स जो है हम वो विजन की पीडीएफ से करेंगे, ठीक है। और जुलाई मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ये जो वीडियोस है ना, ये एक एक दो दो घंटे के जाते हैं, क्योंकि नियर अबाउट 120 पेजेस की तो ये एक पीडीएफ होती ही है मंथली करंट अफेयर्स की। तो शुरू कर रहे हैं हम आज की वीडियो जो है शॉर्ट रखेंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर करेंगे। अच्छा लगा आपको तो फिर उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो उसमें 2-3 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। अब टाइमिंग मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम में करवा पाऊँगी, वो मतलब 1 घंटा लगेगा वीडियो बनाने में या 2 घंटे, तो वैसे देख लेंगे, ठीक है। ये हमारी विजन की जुलाई 2023 की पीडीएफ स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे यार? पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में हम इस पर्टिकुलर पीडीएफ में एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उस पर बात करेंगे हम। जुडिशियल पेंडेंसी, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल, सिनेमेटोग्राफ बिल और न्यूज़ इन शॉर्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। और ये हमारा पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड है कहाँ? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये डीपीएसपी में, आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 44 में। डीपीएसपी हम पॉलिटी सीरीज़ के वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे, तब इसको याद करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया डीपीएसपी। अब यूसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब डेफिनेशन क्या होती है? सॉरी, फुल फॉर्म तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन इसकी है कि एक लॉ होगा सारी की सारी कंट्री के लिए, ठीक है। जितनी कंट्री में जितनी भी छोटी छोटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, मतलब जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, सबके जो पर्सनल मैटर्स हैं। अब पर्सनल मैटर्स में क्या आएगा? जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है कोर्ट्स वगैरह में, हम रजिस्ट्री कहते हैं, जैसे कि हमारे बर्थ सर्टिफिकेट होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होती है बर्थ की भी, है ना। वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि जिन जिन चीज़ों की रजिस्ट्री होती है, जैसे कि मैरिज हो गई, है ना, अडॉप्शन हो गई, कोई सक्सेशन हो गई, इनहेरिटेंस हो गई, ये सब जो चीज़ें हैं, डाइवोर्स वगैरह, ये सब के लिए जो भी लॉज बनेंगे वो एक लॉ के अंडर, एक ही लॉ उनको गवर्न करेगा, इन सब के रूल्स को, ठीक है। और वो भले ही कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो सिख्स हैं, चाहे वो पारसीज हैं, चाहे वो जैन्स हैं, चाहे जो कोई भी है, और सबको ये रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी है, ए यूसीसी प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री विच विड अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, आगे का फिर करेंगे, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हम 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। एक तो लेक्स लुसाई रिपोर्ट है जो 1840 में आती है, और एक BN राव कमेटी की रिपोर्ट है जो 1941 में आती है। और इस रिपोर्ट में कितने का गैप होता है? 101 ईयर्स, 101 साल के गैप के बाद आती है। पहले लेक्स लुसाई रिपोर्ट है, वो क्या कहती है? देखिए, वो कहती है, एम्फेसाइज करती है कि यूनिफॉर्मिटी, कोई भी इंडियन लॉ है, चाहे वो ऑफेंसिव से रिलेटेड है, कोई एविडेंसेस से, कोई कॉन्ट्रैक्ट से, इन सब से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वो एक तरह के होने चाहिए, मतलब होता है ना कि एक सिंगल फैक्टर की समझ में आए, कि क्लियरिटी हो, इसलिए एक सिंगल जो है यूनिफाइंग फैक्टर होना चाहिए उसमें। और पर इसमें एक चीज़ बोली गई थी कि जो हिंदूज़ हैं उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाए, और जो मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाए। अब BN राव कमेटी जो है वो रेकमेंड करती है कि जो एक कोडिफाइड हिंदू लॉ को रेकमेंड करती है, जो कि इक्वल राइट्स देगा वुमेन को, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी आती है वो आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में 2 आते हैं, एक तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 आता है, और 4 मेजर इनेक्टमेंट्स ऑन हिंदू लॉ आती हैं। अब स्पेशल मैरिजेस एक्ट क्या कहता है? हैव प्रोविजन फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया
एंड ऑल अदर नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और फेथ फॉलोड बाय ईदर पार्टी, ठीक है। स्पेशल मैरिजेज एक्ट जो है वो कहता है कि सिविल मैरिजेस चाहे जो भी इंडिया के लोग हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनके लिए जो लॉ बनेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन फेथ के हैं, ये जो लॉ है उनकी मैरिजेस को गवर्न करेगा, ठीक है। और 4 मेजर इनेक्टमेंट्स होती हैं हिंदू लॉ में। एक तो होती है हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955, सक्सेशन एक्ट 1956, एक ही साल का फ़र्क है, मैरिजेस एक्ट 55, सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सारे 1956 के। बस हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 का है। शादी तो 1 साल पहले ही होगी, फिर ही बच्चे वगैरह होंगे, तो वैसे लगा लो, ठीक है। अब है क्या जो करेंटली इंडियन पर्सनल लॉ इज़ complex. India's personal law is complex with each religion adhering to its specific laws. For instance, Hindu Succession Act 1956 governs Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists. जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसमें तो हिंदू, सिख, जैन्स और बुद्धिस्ट आते हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो गवर्न करता है मुस्लिम्स को। सक्सेशन एक्ट 1925 वाला है, उसमें पारसीज, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ आते हैं, ठीक है। और ये जो लॉ कमीशन है, इन्होंने जो पहले कंसल्टेशन पेपर आया था ना लॉ कमीशन का, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक कंसल्टेशन पेपर दिया था 2018 में, जिसका नाम था रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ। और इसमें कहा गया था कि अभी यूसीसी को लाने की ना तो कोई ज़रूरत है, ना ही इस स्टेज पे वो डिज़ायरेबल है, ठीक है। इसने कहा था जो एग्जिस्टिंग फैमिली लॉज हैं, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया है ना, ये सब इनको अमेंड कर दिया जाए और कोडिफाई किया जाए, ताकि जो भी कोई डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी कोई इनइक्वालिटी आ रही है इन एक्ट्स में, उन सबको दूर किया जा सके, ठीक है। और फिर उसके बाद जो गोवा है, सिर्फ वही एक स्टेट है, यूटी है, जहाँ पर ये यूसीसी अमेंड लगा हुआ है, यूसीसी किया जाता है। यूसीसी प्रॉपर यूसीसी नहीं है, फॉर्म है एक यूसीसी की, जिसको पुर्तगीज़ सिविल कोड ऑफ 1867 कहा जाता है, वही लागू है यहाँ पे अभी तक, आज तक चल रही है। मतलब 1867 से लेकर अभी तक वही चल रहा है। और देखो ये चीज़ है ना कि अगर गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट कोशिश करेगी भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक लोग खुद नहीं चाहते हैं। तो पहले तो हर स्टेट गवर्नमेंट्स अगर खुद से अपनाएंगी, लोगों के कहने पे अपनाएंगी, तो ही अगर सेकुलरिज्म होगा तभी ये लॉ लाया जा सकता है। क्योंकि लॉ ला भी देंगे तो भी अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लोग मानेंगे नहीं उस चीज़ को, दंगे वगैरह होंगे, लोग अपोज करेंगे, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को अंदर से हो कि हाँ एक यूसीसी होना चाहिए, सबके लिए एक लॉ होना चाहिए, तो तभी ये लॉ इम्प्लीमेंट हो पाएगा। आर्गुमेंट्स यूसीसी के फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स हैं। उससे पहले हम वो कर लेते हैं, ये जो कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुई थी, अनाउंसमेंट हैं जो यूसीसी के रिलेटेड हैं। एक तो है अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ठीक है, 1985 का है। और फिर उसके बाद शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, इसमें ट्रिपल तलाक को लेके बात की गई थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तीनों पढ़ लीजिएगा एक बार, इनकी जजमेंट्स अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं तो हम शॉर्ट्स वीडियो में इसकी जजमेंट्स कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे समझाऊंगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। अब इसके कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो फेवर में है यूसीसी के। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 44 डीपीएसपी में, ठीक है। प्रमोट्स सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। एक जब यूसीसी आ जाएगा ना कि चाहे किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट को कोई बंदा बिलोंग करता है, सबके लिए, कोई भी बंदा है या बंदी है तो सबके लिए सेम लॉज हैं, सब सेम लॉज के अकॉर्डिंग सबके पर्सनल मैटर्स को ट्रीट किया जाता है, तो वो एक सेकुलर कंट्री की एग्जांपल होती है, एक सेकुलर स्टेट की एग्जांपल होती है, एक फ़ीचर होता है उसका, तो उसको जो है अप्रिसिएशन मिलेगी, प्रमोशन होएगी उसकी, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन होएगी, ठीक है। जेंडर जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा, उसकी प्रमोशन होगी,
कि कुछ हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उसमें भी कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़कियों के साथ भी होता है और लड़कों के साथ भी होता है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी कई बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि हम डाइवोर्स के बाद जो मनी होती है, एलुमनी मनी, कौन से क्या बोलते हैं उसको, वो, ठीक है। और ये जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है यूनाइटेड नेशंस का, इन्होंने भी कहा था कि एक यूसीसी इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में, जो कि इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के जो कमिटमेंट है इंडिया की उन प्रिंसिपल्स के लिए, उसको भी फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज जो है वो सिंपल हो जाएगा। अभी देखो मैरिजेस के लिए अलग हैं, किसी एक रिलीजन में कैसे सेरेमनीज होती है, किसी में क्या होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि जब सिख मैरिजेस की बात करते हैं तो कुछ लोग तो जो नॉर्मल एक्ट है उसी में अपनी मैरिजेस रजिस्टर कराते हैं, लेकिन एक स्पेशल से SGPC एक्ट, मैरिजेस एक्ट भी है, जिसमें जो सिख लोगों की जो मैरिजेस हैं वो रजिस्टर की जाती हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैरिजेस एक्ट कुछ ऐसा है करके है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी, सिर्फ एक है, उसी के अंडर सबको रजिस्ट्रेशन करानी है, उसी के रूल्स सबको फॉलो कर रहे हैं। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो नहीं कर सकते। रिचुअल्स जैसे जिस रिलीजन में शादी होती है वैसे ही होगी, बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम होगा सब रिलीजन्स के लिए, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी लॉज की, चाहे वो डाइवोर्स है, चाहे जैसे कि मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक होता है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी के साथ, चाहे लड़की के साथ चाहे लड़के के साथ, तो वो बंद कर दिया, सिंपल, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बस। अडेप्टिंग टू मॉडर्न टाइम्स, implementing UCC would enable the incorporation of modern principles and ensure the laws align with the evolving social landscape and promoting inclusivity and inclusivity का मतलब होता है इक्वालिटी, सब इक्वल, ठीक है, एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स, ठीक है। अब कुछ आर्गूमेंट्स इसके अगेंस्ट में भी हैं, अगेंस्ट वाले आर्गूमेंट्स भी देख लेते हैं। अगेंस्ट डाइवर्सिटी, देखो अगर UCC इम्प्लीमेंट होता है तो सब वहाँ इंडिया में बहुत सारी कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। हो सकता है कि कई जगह पे वायोलेशन ऑफ रिलीजन हो जाए, उनके कुछ रिलीजियस फ्रीडम की वायोलेशन हो सकता है, वो तो अगर कंसिडर करके सब चीज़ों को बनाया जाए तो नहीं भी हो सकता, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। जो कुछ यूनिक राइट्स मिले हुए हैं, प्रोटेक्शंस हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स को, उनको भी, वो भी रेडिकेट हो सकते हैं। कॉन्सेंसस नहीं है, सब कम्युनिटीज़ के अपने कस्टम्स हैं, अपने ट्रेडिशन है, अपने रिलीजियस लॉ हैं जिनको वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो एक UCC आ जाएगा इनकी मर्ज़ी के बिना। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि जब तक लोग खुद नहीं चाहते तब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, और जब तक चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है तब तक कोई लॉ बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लॉ तो 3600 है हमारे यहाँ, पॉलिसीज़ लोगों के लिए 3600 स्कीम्स, कितनी ज़्यादा है, एक एक चीज़ के लिए कितनी कितनी स्कीम्स हैं, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, तो उनका फ़ायदा ही क्या हो रहा है। इतने अच्छे लेवल पे नहीं इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक विल है, गवर्नमेंट की गलती नहीं है। Federal structure, several experts argued that UCC could encroach upon states' legislative competence, thereby infringing of principles of cooperative federalism। कुछ को लगता है कि जो हमारा cooperative federalism है वो ख़राब हो जाएगा, उसके ऊपर जो है मतलब वो वीकन हो जाएगा। ये इसके अगेंस्ट कुछ आर्गूमेंट्स हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये है कि कॉन्सेंसस ले लो, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे हैं कि लोगों से पहले पूछ लो, रिलीजियस लीडर से एक मीटिंग बुला लो, उनके ऊपर डिस्कशंस कर लो, है ना, कोई कमेटी बिठा दो, वो सारी सर्चिंग वगैरह कर लेगी, तो फिर उस सब से जो मिल के एक सोल्यूशन निकल रहा है वो निकाल लो। पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए है अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको ये नहीं है लोग जैसे कि हर गवर्नमेंट करती है कि रिलीजन के नाम पे लोगों से वोट्स लेती है, डिवाइड एंड रूल होता है, तो वैसे ही इसको भी एक टूल यूज़ किया जा रहा है वोट्स लेने के लिए। अगर वो ऐसा ना किया जाए और लोगों को अच्छे से समझाया जाए, इसकी अच्छे से स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंटेशन करने में कोशिश की जाए पॉलिटिकल गेन्स से हट के, तो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये अवेयरनेस लाई जाए लोगों में, डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करने की कोशिश की जाए, ठीक है, एक पीस मील अप्रोच लाई जाए,
कि सबके मैरिजेस एक्ट में थोड़े या फिर पहले ये कर लें कि सब मैरिजेस एक्ट में थोड़े अमेंडमेंट्स ला के उसको इक्वल कर दें, ताकि जब यूसीसी आए भी तो भी कुछ ज़्यादा फ़र्क ना लगे लोगों को कि अच्छा इसमें तो ऐसे था, अब इन्होंने ऐसे कर दिया। पहले ही इन एक्ट्स को ही अमेंड करके देख लो, अगर काम बनता है यूसीसी ना लाए भी ना, तो फिर जब सब सही हो जाए फिर उसके बाद यूसीसी ले आएँ, ताकि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, इतना अजीब ना लगे। ठीक है, सब पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर दो। अब नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल पेंडेंसी। जुडिशियल पेंडेंसी होती क्या है? जुडिशियल पेंडेंसी है कि कितने के ज़्यादा केसेस हैं जिनकी अभी जजमेंट्स पास नहीं हुई हैं, जिनके अभी डिस्प्यूट्स सॉल्व ही नहीं हुए हैं। मतलब लोग, या तो ये है कि कितनी सारी जेल्स वगैरह, पुलिस स्टेशन वगैरह भरे पड़े हैं लोगों से जिनके अभी ट्रायल्स ही चल रहे हैं, अभी उनके प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया है नहीं किया है, लेकिन फिर अभी केसेस ही चले जा रहे हैं कितने साल से, कितने महीनों से। तो वो होती है जुडिशियल पेंडेंसी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसकी रिपोर्ट आई है राज्यसभा में कि अभी तक जो हमारे इंडिया में 5.02 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं बहुत सारे कोर्ट्स में, जिसमें 70,000 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में, 61 लाख के आसपास हाई कोर्ट्स में और 4.4 करोड़ के आसपास डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं केसेस। लॉ कमीशन का कहना है कि यहाँ पे 21 जजेस होने चाहिए। 21 जजेस नहीं, लॉ कमीशन कहता है कि 50 जजेस होने चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन के लिए, पर मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन कितने हैं? सिर्फ 21 जजेस हैं। अब आधे भी नहीं हैं, जितने उसकी रिकमेंडेशन है कि जितने होने चाहिए उससे आधे भी नहीं हैं। ठीक है, एंड कुछ जीडीपी वगैरह है ना, कुछ बजट जो है एलोकेट करना चाहिए जुडिशरी को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए इंडिया की। तो रीजंस क्या हैं कि केसेस इतने पेंडिंग पड़े हैं? एक तो लो रेशो है, ठीक है, जजेस की पॉपुलेशन के मुकाबले, और वैकेंसीज फिल नहीं हो रही हैं, एडजर्नमेंट्स होती रहती हैं। वैसे तो प्रोसीजर एक बनाया गया है कि एक केस को मैक्सिमम आप 3 एडजर्नमेंट्स दे सकते हो। मतलब तीसरी जो एडजर्नमेंट आप दोगे, तीसरी जो सिटिंग होगी, केस की हियरिंग होगी, उसमें आपको फाइनल डिसीजन देना होगा। लेकिन मोर देन 50% केसेस में ये प्रोसीजर फॉलो ही नहीं होता है और तारीख पे तारीख वाला सिस्टम चलता रहता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस लैक एडिक्वेट फंड्स नहीं है इनके पास, वर्किंग स्टाइल ऑफ स्टाफ ढंग का नहीं है, कोर्ट रूम्स जो है, ठीक है, ये सब कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स बनाने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है। इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाती है। अब कोर्ट तो तभी फैसला सुनाएगी जब जो पुलिस ने या किसी भी एजेंसी जो है, ये सीबीआई वगैरह, इनको अगर इनके हाथ में केस, अगर वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करेंगे, टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करके सबूत ला देंगे, तभी तो जुडिशरी उसका जो है हियरिंग करके उसको अच्छे से उस पर जजमेंट दे पाएगी। जब कोई है ही नहीं तो फिर कोई सबूत ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही अच्छे से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर वो कैसे कोई भी अपना फैसला दे सकते हैं? तो ये सब चीज़ें, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अब्यूज़ करना, कोर्ट रूम बिहेवियर इम्प्रॉपर है, ये सब कुछ। अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, जो जजेस है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसमें भी थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कि एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, जैसे कि हमारे आईसीएस आईपीएस हैं, इनके लिए एक सीएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के लिए भी, एक जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी रखा गया है कि अगर एग्ज़ाम लेना हो ऐसे ही लेवल पे, लेकिन वो लिया नहीं जाता, अभी कंडक्ट नहीं होता है वो एग्ज़ाम, ठीक है, तो वो लाया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। आर्टिकल 224A एंड 128 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहते हैं कि एडहोक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं केसेस को सॉल्व करने के लिए। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि ये सब मुसीबतें नहीं आए, हो सकती हैं, इसीलिए उनको सॉल्व करने के लिए, उनके जो हेल्प के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे यूज़ ही नहीं किए जा रहे। ADRs हो सकते हैं, जैसे कि लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन। मतलब लोगों को कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटी चीज़ें होती रहती हैं, हर चीज़ के लिए लोगों को कोर्ट ना जाना पड़े, कुछ ट्रिब्यूनल्स बना दो आप, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, है ना, मीडिएशंस करा दो। जो है होती है ना ये एजेंसीज, वो ऐसे होता है जैसे कि किसी के घर में किसी ने किसी का कोई नुकसान कर दिया, जैसे कि चोरी हो गई किसी के घर में, 10-20 हज़ार की चोरी हो गई, अब पता चल गया कि चोर कौन है, उनको भी पता है, सबको पता है, एक इन्वेस्टिगेशन हो गई,
है ना, पता चल गया कौन है, तो वो मिटिगेशन करा दें कि कोर्ट में जाने के सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, आप मनी सेटलमेंट कर लो। जैसे कि आपका 20,000 की चोरी है, 20,000 का किसी ने नुकसान कर दिया, चोरी नहीं नुकसान कर दिया है, कोई तोड़ फोड़ हो गई, कोई कुछ गलती से हो गया, तो वो इंसान जिसने आपका नुकसान किया वो आपको 30 या 50,000 दे देगा। सेटलमेंट करवा दो और मामला ख़त्म हो जाए, कोर्ट्स में पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े, ताकि ये पेंडेंसी हो ही ना। अब कई चीज़ों के सबूत नहीं होते हैं, लेकिन कोर्ट में केसेस पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या ही कोर्ट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और एक टाइम लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि कोई भी केसेस हैं, जिस तरह के केसेस हैं, देखो इमरजेंसी केसेस का हम नहीं कह सकते, कुछ केसेस होते ही ऐसे हैं जिनके लंबे चलते रहते हैं, नहीं हो पाती है इन्वेस्टिगेशन अच्छे से, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका पता चल सकता है लेकिन नहीं हो, हमें पता है करप्शन वगैरह ये सब कुछ बहुत चलता है, तो इस वजह से नहीं हो पाते हैं। तो एक मैक्सिमम टाइम लिमिट सेट कर दो कि इतने हियरिंग्स में, इतने टाइम में कोई भी ऐसे मैटर्स हैं उनका जो जजमेंट्स है वो आ जानी चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। डेडलाइंस दे देनी चाहिए कैटेगरीज ऑफ केसेस के लिए। चेंज इन क्रिमिनल जस्टिस एंड प्रोसीजरल लॉज, ठीक है। कुछ माइनर ऑफेंसेस हैं, जैसे कि है ना, छोटी मोटी चीज़ें, कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज भी किया जा सकता है ना, तो ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स लाए जाएं। फॉरेंसिक्स वगैरह, बैलिस्टिक टेस्टिंग है, ये सब की जाए, है ना। ग्रीवियंस रिड्रेसल्स बना दिए जाएं। क्रिएटिंग अ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। अब लॉ अबाइडिंग सोसाइटी से क्या मतलब है? लॉ अबाइडिंग सोसाइटी से मतलब है इनका कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हर चीज़ को कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फाइन्स डाल के हम प्रोहिबिट कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है तो तुम्हें ये नहीं करनी है, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे ऊपर फ़ाइन डलेगा। हर चीज़ को कोर्ट में घसीटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब जैसे कि प्रोहिबिटिव पेनल्टीज़ लगा सकते हैं हम। चेक ट्रैफिक वायलेशंस। अब देखो, मान लो कि कोई रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अब है तो वो चीज़ प्रोहिबिटेड, नहीं करनी चाहिए, किसी का भी नुकसान हो सकता है उससे। तो क्या कर सकते हैं ना कि जैसे फ़ाइन लगा दिया, एक बार 5,000 का फ़ाइन लगा दिया, उसके बाद अगर वही बंदा, सेम बंदा फिर से रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, अब इतना डिजिटलाइज सिस्टम तो हो गया है कि पता चल जाता है ना, सब है ना, ऑनलाइन हो गया, तो वही अगर दोबारा कर रहा है तो उसको 10,000 का भेज दो, 6,000 का भेज दो, 7,000 का, मतलब उतना बढ़ा के भेज दे जाओ जितने बार अगला गलती कर रहा है, कभी तो समझेगा। तो ऐसी पेनल्टीज़ लगा दो, है ना। अब जुडिशल पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, कर्ब करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ले गए थे, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है ना। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एक कोलिजियम सिस्टम लाया जाए, जाने कि सिलेक्शन प्रोसेस हो एक अच्छा सा। प्रोजेक्ट सहयोग लाया गया है पेंडिंग केसेस को रिड्यूस करने के लिए। इसमें ना कुछ मतलब छोटे छोटे लेवल पे कुछ इनको हेल्पिंग हैंड से दे दिए हैं ताकि केसेस सॉल्व हो सकें। लीगल इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम आ गया है। मीडिएशन बिल लाया गया है। ई कोर्ट्स का टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी यूज़ की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स है, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। ये सब चीज़ें हैं जो इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं। इनको आपको फैक्चुअल है ये डाटा, ये आपको मतलब ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या हैं ये इनिशिएटिव्स, ठीक है। अगर वीडियो में लाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। देखो, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है ना, इसमें जो इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट है ना, इनका जो चीफ है उनको ना एक्सटेंशन दे दी थी। इसमें बेसिकली यही है। देखो, एक तो इसमें आते कौन कौन से एक्ट्स हैं, पहले ये देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, है ना, कोफ पैसो पोसा जो भी है वो आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चीफ थे उनका ना टेन्योर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। 2 बार एक्सटेंशन दी जा सकती है। जो इनका टेन्योर है ना फिक्स्ड, उस टेन्योर से इनको 2 टेन्योर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि 1 साल की एक्सटेंशन कर दी, फिर से 1 साल की एक्सटेंशन कर दी, ऐसे करके। लेकिन थर्ड टाइम आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो इनका टेन्योर, तो वो कर दिया था इन्होंने। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनवैलिड कर दिया कि ये जो थर्ड एक्सटेंशन दी गई है ना इनके टेन्योर की, वो गलत है, इनवैलिड है।
SC upheld the amendment to the Central Vigilance Commission Act 2021, Delhi Special Police established, and the amendments allow the tenures of directorates of the Central Bureau of Investigation and the ED a maximum 3 annual extensions. इनको 3 annual extensions मिल सकती हैं, ज़्यादा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो करंट ED चीफ है ना, इनकी जो एक्सटेंशन है वो अनलॉफुल है। वो मैंडेट जो SC का आया था 2021 जजमेंट का, उसको ये वायलेट कर रही है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक क्राइम्स हो गए, वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज हो गए, इनके लिए इनके ऊपर काम करती है, इनके केसेस को सॉल्व करती है ना। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। जो ED के डायरेक्टर हैं वो CVC एक्ट 2003 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं, और जो टेन्योर है वो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। एंड ट्रांसफ़र हैज़ टू बी सैंक्शन बाय द अपॉइंटिंग कमेटी। अगर ट्रांसफ़र है तो वो जो CVC की अपॉइंटिंग कमेटी है उसके चेयरमैन जो है उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अपॉइंटिंग कमेटी जो CVC बिठाएगी उनके द्वारा किया जाएगा। और ये द मैंडेटरी 2-year अपॉइंटमेंट पीरियड इज़ फॉलोड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 3 एनुअल एक्सटेंशंस अंडर द सेंट्रल विजिलेंस एक्ट, ठीक है। 3 एनुअल एक्सटेंशंस दी जा सकती हैं। अब इनको जो तीसरी मिली थी उसको इनवैलिड कर दिया है कुछ गलती की वजह से। पावर्स क्या है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के पास? एक तो वो एसेट्स को सीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लग रहा है कि हाँ कुछ रीजंस हैं सस्पेक्ट करने के लिए, तो उनकी जो है एसेट्स हैं उनको सीज किया जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे कोई कंपनी है, ठीक है। समन कर सकते हैं किसी पर्सन को, किसी एंटिटी को, अगर उन्होंने कोई फेमा एक्ट के अंडर या कुछ ऐसे कुछ कमिट किया है, कोई क्राइम किया है, ठीक है, या कुछ फॉल्ट किया है। इनके पास सिविल कोर्ट की जैसी पावर होती है ताकि ये डिस्कवरी कर सके, इंस्पेक्शन कर सके, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस वगैरह, समन वगैरह कर सके, ऐसी चीज़ें। अरेस्ट भी कर सकते हैं ये अगर इनके पास इनके लिए इनको पुलिस अगर FIR नहीं भी है ना, अगर पुलिस में FIR फॉर्मल नहीं भी दर्ज है तो भी ये लोग जो है अरेस्ट कर सकते हैं किसी को। अगर फेमा वगैरह में इन्होंने कुछ प्रॉब्लम वगैरह की है, उनके फॉल्टी हैं वो, ठीक है। रिकॉर्ड जो ED के ऑफिशियल्स हैं वो जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उनको कोर्ट में एविडेंस के जैसे पेश किया जा सकता है। चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स नहीं भी हैं तब भी जो है इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स को कोर्ट में एज अ प्रूफ पेश किया जा सकता है, ठीक है। फाइन्स, पेनल्टीज़, एरियर्स ऑफ पेनल्टीज़, इनको जो है ये कवर कर सकते हैं, इनके लिए नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। बड़ी लंबी वीडियोज़ हैं। इश्यूज़ विद द डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अब इनके साथ इश्यूज़ क्या क्या हैं? कन्विक्शन रेट जो है, मतलब जो केसेस सॉल्व करने का रेट है वो बहुत कम है, 0.5% है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनका प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, कुछ भी इनका कुछ क्लैरिटी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है। क्रेडिबिलिटी देखो, अभी जो ED है, CBI है, SFIO है, इनके ऊपर ना बहुत सारे, मतलब ये लोगों के मन में ये बैठ गया है कि ये तो पैसा लेके ना केस सॉल्व ही नहीं करते हैं, मतलब जो दोष कर देते हैं सामने वाले को, साफ साफ दिख भी रहा है ना कि फॉल्ट है, तब भी थोड़ी बहुत मतलब पैसे वगैरह लेके, तो लोगों का भरोसा उठ रहा है एक तरफ का। देखो सब ऐसे नहीं होते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोगों को जो दिखता है वो लोग बोलते हैं, तो लोगों का भरोसा उठ रहा है इन सब एजेंसी से। वर्कफोर्स की कमी है, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, वो इनको मिल नहीं रही हैं अच्छे से, उसमें कुछ कमियां हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? इन्हांसिंग कैपेसिटी। ED है, उसके लिए इंक्रीज वर्कफोर्स चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, ठीक है, ये सब चीज़ें चाहिए, साइबर क्राइम्स, क्रिप्टो करेंसी, ताकि इन सब को भी हैंडल किया जा सके। ये सब मैटर्स जो हैं ये भी फेमा एक्ट वगैरह ऐसे, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही हैं ये भी, फेमा नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हैं, तो इनको रेगुलेट करने के लिए कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ इसमें आएगा। रेगुलेशन,
ठीक है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इनको जो है इनके डिस्क्रिशन होनी चाहिए, इनके प्रोसीजर्स होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, तभी पॉलिटिकली इनके ऊपर कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये सब चीज़ें दी जानी चाहिए इनको, ताकि जो है इम्प्रूवमेंट हो सके इनके कन्विक्शन रेट में। सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको थोड़ा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसको इम्प्रूव किया जा सके, कि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके इनके सिलेक्शन प्रोसेस में। मेन चीज़ ये है कि पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो, इनका प्रोसीजर कैसे होता है सिलेक्शन का, या इनकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होता है, ये सब चीज़ें, और फैक्ट जो है वो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। मतलब पूरी पब्लिक होनी चाहिए वो रिपोर्ट्स, मतलब सारी चीज़ तो पब्लिक नहीं की जा सकती। मतलब एक है कि लोगों का जो इन्फोर्समेंट है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से दिया जाए, अच्छे से इनकी रिपोर्ट्स बने, अच्छे से जो है केसेस सॉल्व किए जाएं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अवेयरनेस लाई जाए लोगों में। अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल। देखो, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना तो एक हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये हम यूनियंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज हों या नहीं, इनको जो रिकॉग्नाइजेशन मिलना है वो हमारा कोई भी कह सकते हैं हम कि फंडामेंटल राइट नहीं है, वो हमारा लीगल राइट है। वो देखेंगे कि हम कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, कैसे हमारी कंपनी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है, उसका मोटिव क्या है, ये सब देख के अगर वो रिकॉग्नाइज प्रॉपर प्रोसीजर है तो वो रिकॉग्निशन दे देंगे, अगर कुछ कमी है तो नहीं भी दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली तो उसको रिकॉग्निशन मिलेगी ही। बनाओ, आपका फंडामेंटल राइट है वो, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होगा, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो दोनों हाउसेज है वहाँ पे ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो पास हो गया है, ठीक है। अमेंडमेंट जो है इसमें वो पास हो गई है, जो भी बिल लाया गया था अमेंडमेंट के लिए। इससे एसोसिएटेड जो केस है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह एंड अदर्स, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि जो पार्ट 9 बी है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए अप्लाई होता है। स्टेट में जो एक सिंगल स्टेट में काम कर रही है उसके लिए अप्लाई नहीं होता है। जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में काम कर रही हैं या हायर लेवल पे काम कर रही हैं, उनके लिए ही पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है क्या? इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि जो लॉज है ना उनको अमेंड किया जाए। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके लॉज हैं, कुछ भी हैं, उनको अमेंड कर दिया जाए अगर उनके फेवर में, ठीक है। फेवर में इन द सेंस कि उनकी जो है डेवलपमेंट हो सके। ऐसा नहीं है कि किसी और का नुकसान हो, पर इनके लिए जो फेवर्स होने चाहिए, चाहे डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके लिए जो इनको रिलैक्सेशंस मिलनी चाहिए, जो भी इनके लॉज होने चाहिए वो अमेंड किए जाए। अब इस एक्ट जो है इसके प्रोविजंस क्या क्या है। एक तो एप्लीकेशन कि उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अप्लाई होता है ये जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में काम कर रही हैं या बहुत हायर लेवल की हैं, ठीक है। मतलब 2-3 स्टेट्स में काम कर रही हैं ऐसे वाली। अब इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में होती है। सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो इनको रजिस्टर करते हैं। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कम से कम 10 मेंबर्स तो होने चाहिए और उनमें से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। बहुत सारे जो है रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, तब आप जाके वॉलेंट्री होती हैं ये, आप जब चाहो इनमें से बैकआउट भी कर सकते हो, ये सब, ठीक है। अब जो है कैबिनेट है उसने 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है इनको अप्रूव किया है। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक ऑर्गेनिक है, एक तो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी और नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी, ठीक है। ये अप्रूव की हैं कैबिनेट ने। अभी इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इनके। वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप होती है, आप जब चाहे आ सकते हो, जब चाहे छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है। मेंबर्स की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए।
एडुकेशन, ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन, इन सब पे काम कर सकती हैं ये। इनका मोटिव कोई भी हो सकता है। डेमोक्रेसी होनी चाहिए मेंबर के कंट्रोल में। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और कम्युनिटी का कंसर्न होना चाहिए। जैसे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना जो बहुत हाई लेवल का प्रॉफिट लेती हैं, तो उनको होता है कि रूल कुछ ऐसा सा है कि आपको थोड़ा सा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा, कुछ जो भी है, ठीक है। अब इसकी अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या थी? जो 9th B है ना हमारा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ और ये जो कोऑपरेटिव एक्ट 2002 है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत लैग रह रहा था, ताकि वो जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, जो इनका मिसमैच सा है थोड़ा बहुत, उसको पूरा किया जा सके और इनके बीच में कंसिस्टेंसी लाई जा सके, ठीक है। कन्फ्यूजन है, अगर कोई कुछ नहीं मिल रहे हैं चीज़ें, तो वो दूर की जा सके। फुलफिलमेंट ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी, जैसे कि अभी डिजिटल सब हो गया है, ट्रांसपेरेंसी आए, ग्रीवियंस रिड्रेसल्स नहीं थे पहले, वो लाए जाएँ। अगर इनमें कोई झगड़ा वगैरह होता है, कुछ इनको प्रॉब्लम आती है, तो ग्रीवियंसेस रिड्रेसल्स भी तो होने चाहिए इनके ग्रीवियंसेस के लिए, ठीक है। अगर कोई सिक MC ऐसी है तो उसको थोड़ा रिवाइव किया जा सके। उनको पेड अप कैपिटल, फ्री सर्विस, सरप्लसेस, है ना, कैश लॉसेस, ये सब चीज़ों पे अगर कोई मतलब अगर कोई डूब रही कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसको रिवाइव किया जा सके, उसके लिए फंड्स वगैरह का इंतज़ाम करना, ठीक है। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, कि अभी तक ना जो ये इलेक्शन होती हैं अपने आप से ही करते रहते हैं, मतलब इनका जो प्रोसीजर फॉलो होता है, लेकिन अभी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, जो कि इलेक्ट करेगी इसके मेंबर्स को, जैसे कि एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, बाकी 3 मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे, ठीक है। अमालगेशन एंड डिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब कि है ना, अगर कोई मर्ज होना चाहती है, कोई स्प्लिट होना चाहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे से कुछ उसके लिए प्रोविजंस बनाए जाएं। अगर कोई डूब रही है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई सिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके लिए फंड्स क्रिएट किए जाएं, जैसे कि कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड, ऐसे कुछ। अब इसमें क्या है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रॉफिट में है ना, बहुत करोड़ का टर्नओवर है जिनका, उनको है कि या तो आप है ना 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो ये जो फंड है, अब फंड में पैसे तो कहीं से आएंगे, कुछ तो गवर्नमेंट ये फंड में पैसे ऐसे आएंगे कि जो बहुत प्रॉफिट में चल रही हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो या तो 1 करोड़ रुपीज़ इस फंड में डाल देगी, या फिर उनका जो भी इतना अगर टर्नओवर नहीं है, तो जो भी उनका टर्नओवर है उसमें से उसका 1% जो है वो इस फंड में डाल दें, जो भी उनको लगता है कि कम है। अगर उनको लग रहा है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, हमें ज़्यादा नहीं शेयर करना है, तो आप 1 करोड़ रुपीज़ फंड में डाल दीजिए, नहीं तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 1% डाल दीजिए, जो भी आपको कम लग रहा है वो डाल दीजिए इसमें, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, पहले ऐसे होता था ना कि मार्केट को देखते हुए ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो शेयर्स वगैरह गवर्नमेंट पहले इन्वेस्ट कर देती थी, फिर जब इनका मन होता था गवर्नमेंट का रिडीम कर लेती थी, मतलब आसपास देखते हुए जो भी इनका जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से। तो अब गवर्नमेंट जो है ना वो रिडीम नहीं कर सकती है शेयर होल्डर की अप्रूवल के बिना अपने शेयर्स को, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंटर है। कंप्लेंट्स रिड्रेसल के लिए कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन होने चाहिए, उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी, ठीक है। ये सेंट्रल रजिस्ट्रार में जो है इनके लिए अपील्स डाली जा सकती हैं, अगर ओम्बड्समैन आपकी कोई नहीं ढंग का काम कर रहे हैं तो, नहीं अपील्स वगैरह ले रहे हैं तो। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन क्या क्या होगी? 21 डायरेक्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं और 2 एडिशनल डायरेक्टर्स हो सकते हैं। उनमें से ये है कि एक SC या ST मेंबर होना चाहिए और 2 वुमेन मेंबर्स होनी चाहिए। अब देखो 21 डायरेक्टर्स जो है ना वो मैक्सिमम है, अब जो इन्होंने 2 एडिशनल बोला है ना वो इसमें काउंट नहीं होंगे, वो इस 21 में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो वो हो गए। और जो है मेंबर जो SC ST कम्युनिटी के, देखो वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, किस एरिया में किस स्टेट में SC पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ ST ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इनको 1 सीट रिजर्व कर दी जाएगी और वुमेन के लिए हर जगह 2 सीट्स रिजर्व रहेंगी, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इसका कि जो है
for the reorganization of multi-state cooperative societies to be successful, efforts will have to be made on capacity building, hand-holding and its members एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फॉर द इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। इनकी देखो एक ऐसा है कि एक बेसिक मॉडल दे दिया जाए, उसके हिसाब से इनकी सिलेक्शन, इनकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क वो सब होता रहे, बाकी ये अपने हिसाब से रूल्स वगैरह बना सकें, सब मेंबर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके, तो इन सब चीज़ों पे काम किया जाना चाहिए। अब आता है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन देख लेते हैं क्या है, जिसके हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में है। बहुत आसान है याद रखना, सारी फिल्में जो सब कुछ होता है, फिल्म सिटी है मुंबई। तो ये है क्या, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है, ठीक है। इसका विजन जो है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उसको एक हेल्दी एंटरटेनमेंट दिया जा सके, ठीक है। और प्रोविजंस है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 और रूल्स जो है 1983 में, ठीक है। मिशन इसका है कि एक CBFC बोर्ड हो, एक जो है इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा सके एंटरटेनिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए सिलेक्शन सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। कंसिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, चेयरमैन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब इनके 9 रीजनल ऑफिसेज हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक, गुवाहाटी और बाकी जो भी है ना। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो हाउसेस हैं उन्होंने सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल पास किया है। इस बिल में ना कुछ नहीं है, देखो जो कैटेगरीज़ है ना कि सर्टिफिकेट दिया जाता है, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे जब बड़ा सा बोर्ड होता है, उसमें मतलब जो स्क्रीन आती है उसमें काफ़ी सारी लाइन्स सी लिखी होती हैं, सर्टिफिकेट सा होता है, तो वहाँ पे ना एक अलग ही दिख जाता है, ब्लैंक सी स्पेस में डब्बियों से हमें लिखा होता है UA या S कैटेगरी है या A कैटेगरी है, तो वो सर्टिफिकेशन इन्हीं के द्वारा दी जाती है। तो वो सर्टिफिकेशन कैटेगरी जो है, वो जो कैटेगरीज़ हैं उनमें थोड़ी सी कैटेगरीज ऐड कर दी गई हैं, बस ये किया गया है इसमें, ठीक है। ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को अमेंड करता है। जो सर्टिफाइंग प्रोविजंस हैं उनको थोड़ा इसमें चेंज किया गया है। ये कहता है कि ये एक्ट जो है, ये 1952 का एक्ट, ये तो कि एक तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट जो ये प्रोवाइड करेगा बोर्ड, वो मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, उसमें कुछ डिलीट करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस ये अप्रूव कर सकता है, ठीक है। और एग्जीबिशन, अगर किसी फिल्म की एग्जीबिशन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, ये सब चीज़ों पे भी बोर्ड डिसाइड कर सकता है। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स एम टू मेक द सर्टिफिकेशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड इन ट्यून विद द प्रेजेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू सर्टिफिकेशन कैटेगरीज, ठीक है। एज बेस्ड सर्टिफिकेशन होगी कि देखो ये 3 कैटेगरीज ऐड करी गई हैं। UA का मतलब होता है कि आप कोई भी एज ग्रुप देख सकता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अपने गार्डियंस या आपके पेरेंट्स साथ में होने चाहिए, ये वाली कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरीज की हैं, देखो ये 7 to 18, 18 के बाद तो आ जाती है एडल्ट कैटेगरी, ठीक है। तो ये 17 to 18 के एज के लोगों के लिए होता है UA कैटेगरी। इसमें 3 ऐड कर दी गई हैं, एक तो 7+, एक 13+ और एक 16+। मतलब अगर आप 7+ हो, 7 से लेके 18 ईयर्स के हो, आप मूवी देख सकते हो, पर आपके साथ कोई पेरेंट या कोई गार्डियन होना चाहिए। सेम फॉर 13+ के 13 या 18, 13 से 18 की एज में हो तो आपके साथ गार्डियन होना चाहिए, और 16 से 18 की एज में हो तब भी, ठीक है। अब U है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर उसको U सर्टिफिकेट मिला है तो कोई भी देख सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। UA है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर गार्डियन से साथ में होने चाहिए। A तो अडल्ट्स हैं, और S जो है वो मतलब किसी पर्सनल, किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन ऑफ ग्रुप के लिए बनाई गई, किसी प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है ना, वो सब। और ये रिकमेंडरी होती हैं, ठीक है। सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर टेलीविज़न अदर मीडिया, देखो फिल्म्स जो हैं जिनको A या S सर्टिफिकेट मिलता है उनको सेपरेट सर्टिफिकेट चाहिए फॉर एग्जीबिशन ऑन टेलीविज़न और मीडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे, ठीक है। सर्टिफिकेशंस टू बी परपेचुअली वैलिड, देखो प्रेजेंटली इनको 10 साल की वैलिडिटी होती थी एक सर्टिफिकेट की, अब वो परपेचुअली वैलिडेशन रहेगी उस सर्टिफिकेट की। रिविजनल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 1 जो है ना, सेक्शन 6 का क्लॉज 1 जो है बिल में, वो ओमिट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकती है,
रिविजनल पावर्स को, कि मतलब अगर बोर्ड जो है ना, ये वाला बोर्ड अगर इसने सर्टिफिकेशन दे दिया या बोल दिया कि, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके जो रिकमेंडेशंस हैं, इसने जो भी डिसीजन लिया उसको ओवरराइड नहीं कर सकती बस। और ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KM शंकरप्पा केस 2000, ठीक है। मेक्स फिल्म पायरेसी अ पनिशेबल ऑफेंस। पायरेसी मतलब इसमें प्रोविजंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 यूज़ होगा, कि मतलब जैसे कि पहले DVDs वगैरह मिल जाती थी, फर्स्ट कॉपीज़ वगैरह मिल जाती थी बहुत सस्ती, 10-10 20-20 रुपए की, तो वो सब ना किया जा सके, ताकि फ़िल्म जो है उसके ओरिजिनल प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो सके। जैसे मतलब टिकट्स जो हैं वही ली जा सकती है, फ़िल्म को आगे बेचा ना जाए। लीक वगैरह वाली जो होती है, मतलब बेसिकली लीक वगैरह के लिए, उसके लिए एक्ट बनाया गया है। पेनल्टी जो है, अगर इन सब में से कुछ भी वायलेट किया जाता है कोई भी प्रोविज़न, तो उसके लिए पेनल्टी। कंक्लूजन, ताकि जो फिल्म इंडस्ट्री है या OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि बहुत आ गए हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, ये सब, तो इनके लिए रेगुलेशंस लाए जा सके, ताकि जो इंडस्ट्री है ये बेटर सर्वाइव कर सके, क्योंकि इस इंडस्ट्री से भी काफ़ी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देती है गवर्नमेंट को, ठीक है। ताकि ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है या इसकी वजह से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो सब हैंडल किया जा सके। अब आ गई हैं हमारी न्यूज़ इन शॉर्ट्स फाइनली। राइट टू साइलेंस का मतलब है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर कोई भी आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप किसी के विटनेस बनो। अगर आप किसी के लिए गवाही नहीं देना चाहते हो, ना हाँ ना, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि जाके गवाही दे, ठीक है। बस यही है इसमें, और बाकी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पर इसमें का मेन मोटिव यही है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी लॉयर, कोई भी इंसान आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप कोई किसी के लिए भी कोई गवाही वगैरह दो, ठीक है। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि जो CBIC है, इसने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं, ताकि जो जैसे कि अभी वोट्स वगैरह आने वाली है ना, तो जो इनको मतलब डेडलाइन दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो, तो सरकार, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं ना, अपनी प्रमोशन के लिए, वोट्स खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे, जितने डेडलाइन होती है उससे भी बहुत ज़्यादा लगा देती हैं, तो उसको चेक में रखने के लिए, ताकि लोगों को जो कई बार होता है ना कि फ्री में दारू बांट दी, फ्री में कुछ खाने पीने का दे दिया, फ्री में जो लोगों की डिमांड है उस टाइम पे वो पूरी कर दी। देखो, जिसको जिस चीज़ की कमी है, अगर उसको उस टाइम पे वो मिल रहा है तो वो ले लेगा। उनको क्या है, उनको एक बटन ही तो दबाना है, लोग दबा देंगे। लोगों को इतनी अवेयरनेस है ही नहीं। अब तो चलो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, लोग अभी समझते हैं कि नहीं, हमें ऐसे वोट नहीं देना है, ये हमें खरीद नहीं सकते हैं हमारी वोट, वो हमारा राइट, हम किसको दें। पहले लोग दे देते थे। अब आपको भूखा है, उसको आके खाना मिल रहा है, वो बोल रहा है कि आगे की आगे देखी जाएगी सरकार कौन सी आएगी, अभी तो हमें खाना मिल रहा है, ये हमें वोट के बदले खाना दे रहे हैं, तो हम वोट दे देंगे। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि एवं फ्री चीज़ें ना बांटी जाएं, कोई ड्रग्स वगैरह ना बांटे जाएं फ्री में, और जितना कैश है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन वगैरह पे काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं इकोनॉमी को चीज़ें, तो इनके ऊपर भी कंट्रोल रखा जाए कि एवं कैश ना उठता फिरे कि इतने पैसे दे देंगे आपको, हमें वोट दे दो, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी कंसर्न्स दिए थे पहले कि वोटर्स को ललचाया जाता है, उनसे वोट्स खरीदी जाती हैं। अब इस SOP के की हाइलाइट्स क्या हैं? GST एंड कस्टम ऑफिशियल्स टू मॉनिटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूपन बेस्ड और फ्री फ्यूल, और मतलब GST और कस्टम्स ऑफिशियल ही चेक करेंगे कि कितना का फ्री फ्यूल, कैश या कुछ भी दिया जा रहा है, कैसे वोटर्स को ल्यूर किया जा रहा है, ठीक है। स्क्वाड्स वगैरह, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स बनाई जाएंगी, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स ऑफ आइटम्स लाइक सारीज, प्लेट, पार्टी फ्लैग्स, ये सब कुछ इनके ऊपर चेक किया जाएगा। इनके लिए वे बिल्स वगैरह जनरेट किए जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स क्या है? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। एक्साइज वगैरह ये सब ये मिनिस्ट्री के अंडर आता है। फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। एक चेयरमैन होता है और बाकी सबऑर्डिनेट बॉडीज़ के मेंबर्स होते हैं। ये डील किस चीज़ के साथ करता है? पॉलिसी कंसर्निंग
levy and collection of customs, central excise duties, prevention of smuggling and matters relating to customs, excise, narcotics etc. वगैरह, ठीक है। अब डिमार्केशन ऑफ रोल्स ऑफ एमसीए एंड मेती, देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है और जो मेती है, इनका ना मेनली काम जो है एक जैसा है, तो इनकी पावर्स जो ना कहीं ओवरलैप हो रही थी, तो उनको जो है डिमार्केट कर दिया गया, मतलब अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट करने का मतलब है कि इनको बता दिया आपका ये वाला जुरिस्डिक्शन एरिया है और इनका ये वाला, ये इस एरिया तक काम कर सकते हैं या यहाँ तक इन मैटर्स पे काम कर सकते हैं। जैसे जब हम कंपनी एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 नहीं आता है, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट की और जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर्स को थोड़ा सेपरेट कर दिया जाता है, वैसा ही अब किया गया है मेती और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के लिए। बस यही है ताकि डुप्लीसिटी ऑफ रेगुलेशंस ना हो सके, है ना, क्योंकि इंडिया की डिजिटल मार्केट है ना, वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच कर सकती है 2025 और 26 में, ठीक है। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, ये नोडल एजेंसी होगी कंपटीशन इश्यूज़ को लेकर डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसके रिलेटेड जो भी सारे मैटर्स होंगे उनको तो रेगुलेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और बाकी के जो इश्यूज बचे हैं सेक्टर स्पेसिफिक, उनको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनको मिनिस्ट्री ऑफ मेटी देखेगी उनको, ठीक है। और गवर्नमेंट इज़ वर्किंग towards introducing legislation including digital act and digital competition law, ताकि जो बाकी की डिजिटल मार्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, लूपहोल्स वगैरह हैं, उनको दूर किया जा सके। डार्क पैटर्न्स, जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल्स ऑफ इंडिया है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं डार्क पैटर्न्स पे, जो कि 1 सितंबर 2023 से जो है इम्प्लीमेंट की जाएंगी। अब इसमें क्या है ना कि एक इंटरफेस होता है जिसमें जो है ट्रिक किया जाता है कंज्यूमर्स को, ताकि उनकी जो चॉइसेस हैं या प्रेफरेंसेस हैं, जो चीज़ें उन्होंने खरीदनी है उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके ये अपने हिसाब से चीज़ें खरीदवा सकें। मतलब हमारे माइंड को ट्रिक किया जाता है। अब ताकि हम, कई बार होता है कि हम खरीदने कुछ और जाते हैं, हम उससे महंगी चीज़ खरीद लेते हैं, या फिर जो हमें लेना होता है हम वो एग्जैक्टली नहीं लेते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें, ठीक है। या फिर कई बार हमें चीज़ की एक्चुअल प्राइस कुछ और होती है मार्केट और हमें उससे ज़्यादा देना पड़ जाता है, ऐसी सब चीज़ें, ठीक है। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को काउंटर करेगा ये, है ना, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जिनकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। ड्रिप प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं ना ये, मतलब कई साइट्स ऐसी होती हैं जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, मतलब उनका ये होता है कि एंड टाइम तक जब तक हम पेमेंट के लिए प्रोसीड नहीं करते तब तक वो प्राइस ही नहीं बताते हैं चीज़ का। हम सब चीज़ जो है हमारा एड्रेस वगैरह सब चीज़ दे देते हैं, जब हम पेमेंट करने जाते हैं तब पता चलता है अच्छा ये चीज़ इतने की है, तो वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं पहले प्राइसेस। तो वो सब चीज़ें, फॉल्स अर्जेंसी, ठीक है, मतलब ये दिखाना कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं स्टॉक में नहीं है, कई बार होते हुए भी स्टॉक में उनकी स्कार्सिटी क्रिएट कर दी जाती है कि नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखा जा सके। एड्स जो है डिस्टिंग्विश्ड एड्स, ठीक है, पेड रिव्यूज़ या इन्फ्लुएंसर पोस्ट, उनको चेक किया जा सके। बेट एंड स्विच, ये इसमें ना सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो होती है ना, जैसे वो पान मसालास वगैरह की होती है ना, जुबान केसरी वगैरह वाले, तो वो सब इसमें आता है कि एडवर्टाइज़ किसी और प्रोडक्ट की हो रही है और बेचा उसकी जगह कुछ और ही जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है क्या, जैसे कि जो जुबान केसरी वगैरह से बेचते रहते हैं पान मसाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद जो लोग उसका जो उसी कंपनी का जो टोबैको आता है ना, लोगों को पान मसाला के बारे में नहीं पता, लोगों को टोबैको वगैरह के बारे में पता है, तो वो वही चीज़ लेंगे, वो पान मसाला थोड़ी देखेंगे अब, ठीक है। उसको तो एक्चुअली एडवर्टीजमेंट करने का कोई मकसद भी नहीं होता। पान मसाला खाता भी कौन है, खाना तो तंबाकू होता है, वैसे वो एडवर्टीजमेंट भी उसी की करते हैं। अब अबाउट एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल्स ऑफ इंडिया 1985 में इस्टेब्लिश की गई थी ये, ठीक है, और ये वॉलेंट्री सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्टेचुटरी या ऐसा कुछ काम नहीं है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है कोई, यहाँ स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ये एक वॉलेंट्री सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मार्केटिंग, क्रिएटिव, मीडिया, इन सबको चेक करती है, जो इनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज हैं उनको भी, ताकि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट्स को रेगुलेट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये तो थी जी हमारी पॉलिटी की करंट अफेयर्स विजन की PDF, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे ख़त्म होती है आज की पॉलिटी सेक्शन। अब बहुत बड़ी पड़ी है ये,
तो फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है भाई। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ गलतियाँ लगी हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो बता दीजिएगा, और ग्रो करने में हेल्प कीजिए चैनल को प्लीज़।